नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी भाषा विवाद पर संसद में घिरी मोदी सरकार की, वक्फ बिल पर मुस्लिम संगठनों के बड़े ऐलान की, देखेंगे बिहार में हिंदू राष्ट्र पर छिड़ी बहस को, यूपी में होली पर बढ़ते सांप्रदायिक और राजनीतिक तनाव को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप को कनाडा के नए पीएम की दो टूक को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप और हेमा यादव को मिली जमानत, 50,000 के मुचलके पर मिली बेल। सीबीआई ने 78 लोगों को बनाया है आरोपी। लोकसभा में मनरेगा फंड को लेकर सत्ता पक्ष से भिड़े टीएमसी सांसद गिरिराज सिंह बोले, आपको मंत्री किसने बनाया? कल्याण बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को अपनी घरेलू संस्था बना लिया है। शेयर बाजार में भारी गिरावट पर भी उठाए सवाल। पंजाब पुलिस का किसानों के साथ टकराव, जमीन खाली करने के विरोध पर लाठीचार्ज, बोली मुआवजा मिलने के बाद भी खेती कर रहे थे किसान। एक्स पर बड़े साइबर अटैक को लेकर एलन मस्क ने किया दावा, कहा हम पर दिन में हो रहे हमले के पीछे बताया किसी बड़े समूह या देश का हाथ। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बजट सत्र के दूसरे दिन भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ट्राई लैंग्वेज को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। संसद के बाहर डीएमके सांसदों ने काले कपड़े पहनकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस तरह भाषा विवाद पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक मोदी सरकार को घेर लिया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। भाषा विवाद पर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की दो टूक के साथ ही संसद में भी डीएमके सांसदों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ट्राई लैंग्वेज को लेकर संसद के बाहर विपक्ष के सांसदों ने खूब विरोध प्रदर्शन किया। डीएमके सांसद कनिमोझी और दूसरे सांसद काले कपड़े पहनकर तमिलनाडु पर धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी का विरोध करते नजर आए। इसी के साथ सांसदों ने प्रधान से उनके बयान को लेकर माफी की भी मांग की। आपको बता दें, संसद सत्र के पहले दिन भाषा विवाद पर शिक्षा मंत्री ने कहा था कि डीएमके के लोग बेईमान हैं, वो तमिलनाडु के छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, वो तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उनका एकमात्र काम भाषा की बाधाओं खड़ी करना है, इस मुद्दे पर वो राजनीति कर रहे हैं। इसी के साथ शिक्षा मंत्री ने तमिलनाडु सरकार को अलोकतांत्रिक और असभ्य तक कह दिया था, जिस पर बवाल मच गया। इस पर डीएमके सांसदों का कहना है कि हम उनसे ऐसी भाषा बोलने की उम्मीद नहीं करते, ये पूरी तरह अलोकतांत्रिक है, हम माफी की मांग करते हैं। ऐसे में भाषा विवाद पर संसद में भी खूब घमासान मचा हुआ है। गौरतलब है केंद्र सरकार ने एनईपी के तहत 3 भाषाएं स्थानीय भाषा के अलावा अंग्रेजी हिंदी पढ़ाना अनिवार्य किया है। तमिलनाडु सरकार इसका विरोध कर रही है। उनका कहना है कि हम पर हिंदी जानबूझकर थोपी जा रही है। इन्हीं आरोपों के चलते डीएमके सांसद इसका संसद में भी विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस वोटर लिस्ट और चुनाव में गड़बड़ी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रही है, यानी विपक्ष के चौतरफा हमले जारी है। संसद के इसी सत्र में मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल को पेश कर उसे पास कराने की तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन इस सब के उलट वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों ने सड़क पर उतरने का प्लान तैयार कर लिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो क्या है बिल को लेकर मुसलमानों का प्लान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार की वक्फ संशोधन बिल पर मचे राजनीतिक घमासान के बीच मुस्लिम संगठनों ने एकजुट होकर इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत उलेमा हिंद सहित तमाम मुस्लिम संगठनों ने 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है। ऐसे में अगर ये प्रदर्शन सफल रहा तो एनडीए के 2 सहयोगी दल जिन्हें इस बिल का समर्थन हासिल है, वो बीजेपी का साथ छोड़ सकती है। बता दें, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जैसे सहयोगी दल संसद की संयुक्त समिति की ओर से मंजूर किए गए संशोधनों के साथ वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पहले उतरेंगे। हालांकि मुसलमानों को लेकर दोनों ही पार्टियां खुलकर कुछ कहने से हमेशा बचती दिखाई देती हैं। ऐसे हालातों में कहा जा रहा है कि कभी भी दोनों सहयोगी दल मोदी सरकार को इस बिल पर झटका दे सकते हैं। उधर मोदी कैबिनेट ने भी संशोधनों को मंजूरी दे दी। ऐसे में तय माना जा रहा है कि सरकार इसी सत्र में वक्फ बिल को पास कराने की हर कोशिश करेगी। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार से आर पार का ऐलान कर दिया है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लिखित बयान जारी कर कहा कि मुसलमानों को अपने अधिकारों की बहाली के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पिछले 12 सालों से मुसलमान धैर्य और संयम का परिचय दे रहे हैं, लेकिन अब जब वक्फ संपत्तियों के संबंध में मुसलमानों की चिंताओं और आपत्तियों को नजरअंदाज कर जबरन असंवैधानिक कानून लाया जा रहा है, तो फिर विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। खासकर अपने धार्मिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में इस बिल पर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है।
बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। इस बीच बाबा बागेश्वर के बयान ने भी राज्य में तापमान हाई कर दिया है। तमाम विपक्षी दल बाबा के बयान की आलोचना कर रहे, लेकिन बीजेपी जहां बयान का समर्थन कर रही, तो वहीं जेडीयू इससे विरोध करती नजर आ रही है। इस बीच बाबा के एक और बयान ने राज्य में राजनीतिक घमासान मचा दिया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजियों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल जी जान लगाकर चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक बयान पर सियासी बवाल मच गया है, जहां बीजेपी और जेडीयू में भी तनातनी बढ़ गई। दरअसल बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी इन दिनों बिहार के 5 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उनके बयान से पूरे बिहार में सियासत देखने को मिल रही है। हिंदू राष्ट्र को लेकर छिड़ी बहस के बीच बागेश्वर बाबा ने एक और बयान देकर सियासत तेज कर दी। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए संविधान संशोधन की मांग कर दी है, जिस पर तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ खुद जेडीयू ने भी इसका विरोध किया। इसके साथ ही जेडीयू के मंत्री मदन साहनी ने कहा कि बिहार हिंदू राज्य है। ऐसे में एनडीए में ही इस पर घमासान मचता दिखाई दे रहा है। जब धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार को हिंदू राज्य बनाने की मांग की, वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी हमला बोला। पीके ने धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहा कि देश बाबाओं के हुक्म के आधार पर नहीं चलेगा। इसी के साथ बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते प्रशांत किशोर ने कहा कि कुछ बीजेपी नेताओं ने बाबा के रुख का समर्थन किया था, क्योंकि वो राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे। संविधान जो महात्मा गांधी के ज्ञान से निर्देशित है, स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि किस तरीके से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। देश की आजादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने कुर्बानियां दी। इस तरह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर कई सारे संतों ने भी समर्थन जताया है। साथ ही बीजेपी के विधायकों ने भी उस बात का समर्थन किया है। आपको बताते हैं कि बिहार चुनाव को देखते हुए हमले और बयानबाजियों का सिलसिला लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। हाल ही में बीजेपी विधायक ने होली को लेकर मुसलमानों पर टिप्पणी की, जिस पर खूब बवाल मचा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी विधायक का खुलकर विरोध किया। ऐसे में राज्य में सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने होली और जुमे को लेकर विवादित बयान दिया और फिर ये बता दिया कि बीजेपी के लिए शासनकाल में कैसे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश रची जाती है। इससे पहले संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान पर भी विवाद खड़ा हुआ था। तो कैसे होली पर यूपी में बढ़ा है तनाव, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। होली को लेकर यूपी में सियासी बयानों का दौर जारी है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान से शुरू हुए इस सिलसिले में अब एक नया नाम और जुड़ गया है, और वो नाम है योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह का। योगी सरकार में श्रम एवं सेवा योजना विभाग के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने होली के मौके पर सामाजिक सौहार्द को खराब करने जैसा बयान दिया, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना की जा रही है। दरअसल रघुराज सिंह ने कहा कि होली में जिसको रंग से बचना है वो तिरपाल का हिजाब पहन ले। जैसे मुस्लिम महिलाएं पहनती है वैसे पुरुष भी पहने, ताकि उनकी टोपी और शरीर बचा रहे, अन्यथा वो घर पर रहे। अपने बयान में उन्होंने कहा कि होली में व्यवधान उत्पन्न करने वालों को 3 जगह भेजा जाएगा, जेल या प्रदेश छोड़ दे, अन्यथा यमराज के पास अपना नाम लिखवा दे। योगी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह यही नहीं रुके। अपने विवादित बयानों में नफरत और कुंठा को जारी रखते हुए उन्होंने राज्य स्थित अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनने की मांग का समर्थन तक कर डाला। रघुराज सिंह ने ये भी कहा कि एएमयू में मंदिर बनेगा और मुसलमानों को बहुसंख्यकों का सम्मान करना चाहिए। आपको बता दें, इस बार होली का पर्व और जुमा एक ही दिन पड़ रहा है। ऐसे में जुमे की नमाज और होली को लेकर यूपी में घमासान मचा हुआ है। योगी के मंत्री से पहले संभल सीईओ अनुज चौधरी ने होली और रमजान को लेकर बयान दिया था, जिस पर खूब बवाल मचा था। अनुज चौधरी ने कहा था कि जुमा साल में 52 बार आता है और होली एक बार, इसलिए जिसको होली के रंगों से दिक्कत है वो घर से बाहर न निकले और घर में ही नमाज पढ़े। जिस पर विपक्ष बीजेपी पर सीधे हिंदू मुस्लिम करने के आरोप लगा रहा है। यूपी की सियासत में इस वक्त बवाल देखने को मिल रहा है। तमाम मुद्दे उछाले जा रहे हैं। बताते चले, पहले ही रमजान में मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर पर यूपी के अलग अलग जिलों में तनाव का माहौल है। ऐसे में होली को लेकर दिए जा रहे विवादित बयान समाज के ताने बाने को खराब करने का काम कर रहे हैं, जिस पर यूपी की योगी सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो के बाद कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में मार्क कार्नी चुन लिए गए हैं और पीएम के रूप में चुने जाने के तुरंत बाद ही कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हर मुद्दे पर मुंहतोड़ जवाब दिया। तो क्यों कार्नी ने ट्रंप को दिखाया सख्त तेवर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपने सख्त तेवर और फैसलों के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन अब ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी ने ट्रंप को 2 टूक जवाब देने की तैयारी कर ली है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं, जिस पर मार्क कार्नी ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ संदेश दे दिया है कि उनका देश कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं होगा। लिबरल पार्टी का नेता चुने जाने के तुरंत बाद मार्क ने इस मुद्दे पर 2 टूक कहा कि कनाडा किसी भी तरह किसी भी रूप में अमेरिका का हिस्सा कभी नहीं हो सकता।
आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल जनवरी में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से कई बार ये कहा कि वो कनाडा को अपने देश में शामिल कर लेंगे। ट्रंप ने कनाडा के निवर्तमान पीएम जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर कहकर संबोधित भी किया था, जिस पर ट्रंप के बयान पर ट्रूडो ने भी नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन अब मार्क ने ट्रंप को खुला जवाब देकर ट्रंप के तेवर ढीले करने की कोशिश तेज कर दी है। इतना ही नहीं, टैरिफ जंग पर भी कार्नी ने सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि जब तक अमेरिकी हमें सम्मान नहीं देंगे तब तक हम उन पर जवाबी टैरिफ जारी रखेंगे। कार्नी ने अपने भाषण में आगे कहा, अमेरिकी कनाडा के संसाधन पानी, जमीन चाहते हैं। अगर वो सफल हुए तो हमारे जीवन जीने के तरीके को नष्ट कर देंगे। हमें इससे किसी भी सूरत में बचाना होगा। ट्रंप कनाडा के डेयरी और लकड़ी उत्पादों पर नए पारस्परिक शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन ट्रंप को सफल नहीं होने देंगे। कनाडा को कमजोर ना समझा जाए, कनाडाई मजबूत है। बड़ा बयान देते हुए कार्नी ने ये तक कह दिया कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिस पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में ट्रंप को दो टूक जवाब देकर कार्नी ने बता दिया कि अमेरिका दुनिया का ताकतवर देश होगा, लेकिन अपने देश के लिए वो खुलकर आगे लड़ेंगे। बताते चले, मार्क कार्नी बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं, जिन्होंने 85% से ज्यादा वोट हासिल करके लिबरल पार्टी के नेता बनने का चुनाव जीता है। ऐसे में अब ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।